हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। ये है लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 8 में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कितने कितने टाइप की पेंटिंग होती है, मुरल होती है, मिनिएचर होती है। ये अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स होती हैं और मैंने प्रीवियस लेक्चर में मुरल पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो आज मैं इस लेक्चर में आप लोगों को मिनिएचर पेंटिंग के बारे में पढ़ाऊँगा। मिनिएचर बहुत ही डिटेल पेंटिंग होती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं पूरा जो ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, ऑथेंटिक बुक फॉर सिविल सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यहाँ से कवर कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज़ जाके देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं पूरा कोर्स यहाँ कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया आपसे नहीं लूँगा, बशर्ते ये कि आप वीडियो देखें और जो नीडी लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। दूसरा, मेरा आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। मैं फटाफट ये चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करूँगा क्योंकि ना टाइम बहुत कम है अपने पास। वैसे तो 2024 के लिए थोड़ा टाइम है, लेकिन इस 2024 में हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी। उसके बाद हम लोग को मेंस के सब्जेक्ट्स भी कवर करने हैं। जिसका फिलॉसफी ऑप्शनल है उनके लिए फ़िलासफ़ी पढ़ाऊँगा, और जिनका मैथ्स या ज्योग्राफी या फिज़िक्स जो भी है वो भी पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों के लिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, जैसे मैं मुरल पेंटिंग आपको बता दिया था मैंने कि मुरल पेंटिंग्स वॉल पे डायरेक्ट पेंटिंग्स होती है। फ्रेस्को पेंटिंग कैसा होता है कि एक लाइम प्लास्टर लगता है और वो सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग बनाते हैं वो पेंटिंग्स। चलिए ठीक है, देखिए, द वर्ड मिनिएचर इज डिराइव फ्रॉम मिनिमम, द ओल्ड लैटिन वर्ड फॉर रेड लीड पेंट विच वॉज ऑफ्टन यूज्ड इन द illuminated manuscript of the Renaissance period. The corresponding verb means to color with minimum was miniere. As the manuscripts were smaller over the time, miniatura was used to refer not only to a manuscript illustration but to any small paintings and eventually to everything very small. Miniatures are small and detailed paintings. The Indian subcontinent has a long tradition of these miniature paintings, and many schools develop whose paintings are different in terms of composition and perspective. तो देखिए कैसा हुआ ना कि जो मिनिएचर जो वर्ड है ना वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मिनिमम। ये ओल्ड लैटिन वर्ड था रेड लीड पेंट के लिए। उसके बाद ना देखिए मच्छर भी घूम रहा है, अरे मच्छरों को तब बोलिए मत, ठीक है। उसके बाद जो ये जो रेड लीड पेंट था ना वो बेसिकली इल्यूमिनेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो जो इसका वर्ब जो बना मिनिमम बना, जिसको लोग बोलते थे मिनेर, तो मतलब मिनी एयर, इंग्लिश वर्ड मिनी एयर, तो उसका मतलब होता था कि स्मॉल मिनिमम। तो ओवर द टाइम इसको लोग फिर बाद में मिनिएचर बोलने लगे, क्योंकि अब मिनिएचर हर वो चीज़ को बोलने लगे वो लोग जो स्मॉल और डिटेल पेंटिंग्स होनी चाहिए होती थी। जिसको स्मॉल थी और बहुत ज़्यादा डिटेल, बहुत ज़्यादा बारीकी में कारीगरी या पेंटिंग की जाती थी, उसको बोलते थे लोग मिनिएचर। और मिनिएचर का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत लंबा ट्रेडिशन है। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे पहाड़ी स्कूल है, राजपूताना स्कूल है, उसके बाद मेवाड़ स्कूल आएगा, उसके बाद आप लोगों को और भी उड़ीसा में जो स्कूल्स आएंगे वो बानी तानी की पेंटिंग आएगी आप लोगों को, जो यूपीएससी में पूछा है। किशनगढ़ स्कूल आएगा। ये सारी स्कूल आएंगे धीरे धीरे, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका भैया यहाँ पे है, भैया आपको सब सिखा देंगे। चलिए ठीक है, टेक्निक्स क्या थी मिनिएचर पेंटिंग की, क्योंकि अगर मिनिएचर पेंटिंग का बहुत लंबा ट्रेडिशन रहा होगा तो उसकी एक टेक्निक भी होगी ना। तो टेक्निक क्या थी और पहले से क्या क्या चीज़ें लगती थी मिनिएचर पेंटिंग के लिए, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, टेक्निक्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग में क्या दिया, देयर आर सेवरल प्री कंडीशंस दैट आर नेसेसरी टू बी फुलफिल्ड फॉर मेकिंग मिनिएचर पेंटिंग। प्री कंडीशन या पहले से ये सारी चीज़ों का आप एक अनुमान लेके चल सकते हैं। देखिए, द पेंटिंग शुड नॉट बी लार्जर देन 25 स्क्वायर माइल्स। 25 स्क्वायर माइल्स से ये बड़ी नहीं होनी चाहिए पेंटिंग, पहला रिक्वायरमेंट था इसका। द सब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग शुड बी पेंटेड इन नॉट मोर देन 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज। जो सब्जेक्ट है पेंटिंग का, जैसे एलिफेंट है या कोई भी है, उसका 1/6
साइज में उसको पेंट किया जाता था. In most of the Indian miniature painting, the human figures are depicted in profile. They usually have bulging eyes, a pointed nose, and a slim waist. In the Rajasthani miniature, the skin color of the character is brown. While the Mughal miniature, the characters are generally fairer. Furthermore, the color of divine being like Lord Krishna is blue. The women figure have long hair and the color of their eyes and hair is generally black. Men wear traditional clothes and have a turban on their head. पर आप लोग को ये तो पता होगा कि टेक्निक्स जो मिनिएचर पेंटिंग थी उसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए. 25 स्क्वायर इंचेस से वो बड़ी नहीं होनी चाहिए. ऊपर से जो एक्चुअल साइज है जो भी सब्जेक्ट का 1/6 होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद इस पेंटिंग में क्या होता था ना कि जो ह्यूमन फिगर्स दिखाते थे वो लोग ऐसा नोज शार्प, आईज पॉइंट बल्जिंग होती थी, नोज पॉइंटेड होते थे और वेस्ट लाइन स्लिम होती थी. वहीं राजस्थान में अगर देखा जाए तो स्किन कलर जो होती थी ना, जो ह्यूमन फिगर बनाया जाता था उसकी ब्राउन होती थी. वहीं जब मुगल्स आए तो उन लोगों ने स्किन कलर क्या किया, फेयर किया. उसके बाद जो डिवाइन बीइंग जैसे लॉर्ड कृष्णा हो गए, भगवान है, शिव जी हैं, जो भी हैं, इन लोगों के जो भी स्किन कलर होता था वो ब्लू होता था. जो विमेन होती थी यहाँ पे, जो औरतों की जो फिगर बनाते थे ये लोग, उसमें लॉन्ग हेयर होता था, आईज होती थी जो कि ब्लैक कलर की होती थी. ठीक है. ये थी टेक्निक में सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं और बाकी जनरल आइडिया दिया है कि कैसा होता था पेंटिंग. अर्ली मिनिएचर पेंटिंग, क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग का बहुत ही लंबा इतिहास रहा है हमारे देश में, तो अर्ली मिनिएचर कैसा होता था. एज डिस्कस्ड अर्लियर, मिनिएचर पेंटिंग वेर स्मॉल पेंटिंग्स विद माइन्यूट डिटेल्स. दे वेर ऑफ्टन पेंटेड फॉर ईदर बुक्स और एल्बम्स on perishable materials including paper, palm leaves and cloth. The art of miniature painting developed between the 8th and 12th centuries. This kind of paintings can be attributed to the eastern and the western region. 2 prominent schools are the following. अब मिनिएचर पेंटिंग अर्ली में कैसा हुआ था, उसमें 2 प्रोमिनेंट स्कूल आए थे. पहला आया था पाला स्कूल ऑफ आर्ट एंड अपब्रह्मास स्कूल ऑफ आर्ट. अपभ्रंसा स्कूल ऑफ आर्ट, सॉरी अपर ब्रह्मा मैं बोल रहा हूँ, ये जैनिज्म बुद्धिज्म. ठीक है. अपभ्रंसा स्कूल ऑफ आर्ट. पाला स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धिस्ट थी और वहीं अपभ्रंसा जैन था. उनका थीम जो था पेंटिंग का ओवरऑल वो जैन था. ये अर्ली टाइम की है. अभी ट्रांजिशन फेज बचा हुआ है. ठीक है, सॉरी ट्रांजिशन फेज बचा हुआ है. फिर दिल्ली सल्तनत में मिनिएचर पेंटिंग, क्योंकि बहुत लंबा इतिहास है, तो दिल्ली सल्तनत में होगा, मुगल में कुछ होगा, फिर राजपूताना होगा. धीरे धीरे एक एक करके हम लोग आएंगे. फिलहाल मैंने 2 चीज़ें क्लियर की आपको कि मिनिएचर किसको कहते हैं और टेक्निक क्या यूज होती थी और जनरली जो पेंटिंग्स बनती थी वो कैसी होती थी. अब अर्ली मिनिएचर पेंटिंग में मैं आ रहा हूँ 2 स्कूल में, पाला स्कूल ऑफ आर्ट और अपभ्रंसा स्कूल ऑफ आर्ट. पाला स्कूल ऑफ आर्ट कैसा था, बुद्धिज्म थे. अब बुद्धिस्ट लोग क्या करते थे कि वो लोग किसी को भी मारना या ये पसंद नहीं करते थे, तो वो लोग क्या पाम लीव्स वगैरह पे ही बनाएंगे या वेलम पेपर पे बनाएंगे ऐसा. ठीक है. जैन वाले कैसे थे कि पहले वो लोग भी लीव्स बनाते थे, उसके बाद पेपर आया तो पेपर पे बनाने लगे. देखिए पाला स्कूल ऑफ आर्ट्स. दिस स्कूल फ्लरिश्ड ड्यूरिंग 1750 to 1150 AD. These paintings are generally found as a part of illustrated manuscripts and were generally executed on palm leaves or vellum paper. है ना, तो वेलम पेपर पे बनाया जाता था और मोस्टली ये बुद्धिस्ट मॉन्क ही बनाते थे ये वाले पेंटिंग्स. जो पाला स्कूल ऑफ आर्ट्स थी वो लोग ज़्यादातर नॉन वायलेंस प्रेफर करते थे, इसके लिए वो लोग इन लीव्स बनाते थे. तो देखिए जैसे ये लिखा है, दे वर मोस्टली एग्जीक्यूटेड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड एज द रिलीजन प्रैक्टिस नॉन वायलेंस अगेंस्ट ऑल लिविंग बीइंग्स, देयर वाज अ स्टिपुलेशन दैट ओनली बनाना और कोकोनट ट्री लीव्स बी यूज्ड. ठीक है. तो वो लोग इसलिए ये बनाना और कोकोनट लीव्स को यूज करते थे. वो लोग का रिलीजन ही ये बोलता है कि भाई हम लोग नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग भाई किसी जीव जंतु को मारेंगे या फिर लिविंग बीइंग को मारेंगे और अपने लिए यूज करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है. ठीक है, आगे चलते हैं. अभी देखिए, दीज पेंटिंग्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय साइनस लाइन्स एंड सबड्यूड टोन्स ऑफ द बैकग्राउंड imagery. There are lonely single figures in the painting and one rarely find group depictions. They have simple composition and were patronized by some of the rulers who promoted Buddhism. The proponents of the Vajrayana school of Buddhism
also used and patronized these paintings. The prominent paintings were the prominent painters were धीमान and वित्तापाला. ये लोग prominent painters थे. अच्छा देखिए, ये सारे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है. मैं चाहता तो डायरेक्टली स्किप भी कर लेता था, जहाँ पे आप लोग को पूछा जाएगा जो पेंटिंग्स है पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग, और उसमें भी बानी तानी की पेंटिंग का. बानी तानी वाली तो यूपीएससी में पूछा भी है, शायद पिछले साल ही पूछा था यूपीएससी में बानी तानी की पेंटिंग. तो ये सब मैं कवर करूँगा, लेकिन आपका बेस बनाना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ. तो अभी देखिए, पाला स्कूल में आपने क्या पढ़ा कि वो लोग एक तो नॉन वायलेंस को प्रेफर करते थे, मतलब मानते थे, इसलिए वो लोग बनाना या फिर कोकोनट लीफ बनाते थे, पर पाम लीफ पे और वेलम पेपर पे भी बनाते थे ये लोग बोलते थे कि जो भी पेंटिंग्स थी ना उसमें साइनस लाइन्स और सबड्यू टोन का बैकग्राउंड उनका रहता था, बहुत ही लाइट टाइप्स. और हाँ, कभी भी आपको ग्रुप में ऐसा फोटो नहीं मिलेगा यहाँ पे पाला स्कूल ऑफ आर्ट में, हमेशा सिंगल या लोनली मिलेगा. रेयर आपको बहुत कम ग्रुप फोटोज मिलेगा कि 8-10 लोग ग्रुप में, ऐसा कुछ है. यहाँ पे वज्रयाना बुद्धिज्म का भी एक प्रोपोनेंट्स ये लोग यूज़ करते थे, और वो लोग ने भी इनको पेंटिंग्स को पैटर्नाइज किया था. प्रोमिनेंट जो पेंटर्स थे वो आपको पता है धीमान और वित्तापाला, ये लोग थे. अब ये देखिए, ये जो आपको पाला स्कूल ऑफ आर्ट देख रहे हैं, देखिए सिंगल है, ज़्यादा आपको ग्रुपिज्म मिलेगा ही नहीं, सिंगल पेंटिंग्स आपको मिलेंगी, ठीक है. अभी अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट जैन थीम रहता था हमेशा इसका, मैंने जैसे आपको पहले बताया था. दिस स्कूल ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू गुजरात एंड द मेवाड़ रीजन इन राजस्थान. इट वॉज द प्रीडोमिनेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग इन वेस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द 11th and 15th century. Jain themes were the most common. Later Vaishnava schools also used these themes. The artist brought in the concept of Gita Govinda and secular love into these paintings that were otherwise dominated by Jain iconography. अपभ्रंशा स्कूल जो था ना, वो या तो गुजरात और मेवाड़ रीजन से राजस्थान से निकला है, मतलब उसके ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस आपको दिखाई देंगे इसके अंदर. तो ये डेवलप हुआ था 11th और 15th सेंचुरी में, पर इनिशियली ये जैन थीम होते थे इस पेंटिंग्स की, लेकिन बाद में वैष्णविज्म स्कूल जब हुआ तो वहाँ पे वैष्णविज्म थीम मिलते थे, और गीता गोविंदा मतलब ये कि लव स्टोरीज के ज़्यादा थीम होते थे. तो आगे आपको मैं बताऊंगा कि गीता गोविंदम वाला पार्ट क्या गीता गोविंदा वाला क्या सीन है, ठीक है. और जनरली जहाँ पे जैन आइकोनोग्राफी होती थी उसको बदल के सेक्युलर लव आ गया यहाँ पे, ठीक है. In the early Jain phase, the paintings were made on palm leaves, but in later period they were executed on paper. The color used in the painting had a symbolic meaning, and the artists usually used red, yellow, and ochre. In the later phase, the artists experimented with bright colors and the color gold. Furthermore, the feature of the human figure depicted in the painting have fish-shaped bulging eyes and pointed nose and a double chin. The artist tried to begin the trend of creating angular faces. Angular मतलब ये ऐसा faces रहता था ना, वो angular faces in the third and fourth profile. The figures are usually stiff, and even the ornamentation is carefully executed in rich detail. The female figures have enlarged hips and breasts. The animal and bird figurines in the paintings are represented as toys. The most famous example is of Kalpasutra and Kalkacharya Katha from the 15th century. कल्कचर्या और कल्पसूत्रा और कल्कचर्या कथा जो है वो अपभ्रंशा स्कूल ऑफ आर्ट से है. तो यहाँ पे भी ये लोग पाम लीव्स पे बनाते थे, पर बाद में जैसे जैसे डेवलप हुआ टेक्नोलॉजी तो उन लोगों ने पेपर पे भी बनाना शुरू कर दिया. अब यहाँ पे ये लोग पेंटिंग में सिम्बॉलिक मीनिंग बहुत ज़्यादा होता था इनकी पेंटिंग में, क्योंकि जैन है, जैनिज्म में सिम्बॉल सा कुछ ज़्यादा ही मीनिंग है. अच्छा, बहुत ही मीनिंग, जैसे स्वास्तिक भी है उनका एक अलग टाइप का, तो उसका भी एक अलग मीनिंग है. जो यहाँ पे ये लोग फिगर्स बनाते थे उसमें जो आइज़ होती थी वो फिश शेप की होती थी. फिश शेप कैसे, अभी पेंसिल कहाँ गया, कहाँ रख दिया पेंसिल, अरे यार, अरे यार. फिश शेप आइज मतलब कैसा, ऐसा आइज, ऐसा आइज, ये है फिश शेप आइज, देखा आपको, वो फिश शेप आइज है. तो वैसा होता था, डबल चिन होती थी, पॉइंटेड नोज होता था, एंगुलर फेस होता था.
और एनिमल और बर्ड्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो वो लोग टॉयज में रिप्रेजेंट करते थे। देखिए अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है, टेक्निक्स क्या क्या होती है। अर्ली मिनिएचर पेंटिंग में के हम लोग ने 2 स्कूल पढ़े हैं अर्ली मिनिएचर पेंटिंग के। वो कौन सा है, पाला स्कूल ऑफ आर्ट और अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट। पाला स्कूल बुद्धिज्म थीम रहता था, अपभ्रंश जैन थीम रहता था, बट लेटर वैष्णविज्म में भी शिफ्ट हो गया वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ट्रांजिशन पीरियड मिनिएचर। ट्रांजिशन पीरियड क्यों, हमारा जो लॉन्ग ट्रेडिशन है मिनिएचर पेंटिंग का, उसके बाद जब मुगल्स आते हैं तो ट्रांजिशन फेज में आता है। तो मुगल्स अपने साथ साथ कुछ और भी तो लेके आएंगे ना, उनका स्टाइल ऑफ आर्ट और पेंटिंग वो भी लेके आएंगे। तो वो ट्रांजिशन फेज में कैसे हुआ, उसके बाद अब मुगल्स लोगों ने ज़्यादा टाइम तक रूल किया, तो जितनी भी पेंटिंग्स आएंगी उसमें थोड़ा तो आप लोगों को मुगल इन्फ्लुएंस दिखेगा ही दिखेगा। देखिए पढ़ता हूं मैं आगे। द अराइवल्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अ हर्बिंजर ऑफ चेंज एंड ब्रॉट फोर्थ अ कल्चरल रेनेसेंस इन द 14th century. In the southern state of Vijayanagara, a different style was emerging that was close to the Deccan style of painting. The colors were applied in a flat manner, and the dress and human outlines were demarcated in black. The view of face from a 3/4 angle and portray a detached appearance. The landscapes are full of trees, rock and other design that do not try to replicate the natural appearance of the subject. तो विजयनगर में भी एक अलग स्कूल ऑफ आर्ट चल रहा था, जहाँ पे वो लोग एकदम प्लेन फ्लैट मैनर में पेंटिंग करते थे, और जो भी फेस था वो 3/4 एंगल होता था। 3/4 एंगल मतलब ये देखिए, ये जैसे बनाया हम लोगों ने, और 3/4 एंगल्स अभी आजकल के जो पेंटर्स होते हैं वो 3/4 एंगल्स में आपको जब बनाने जाते हैं वो लोग तो ऐसा बनाते हैं और ऐसा करके फिर बनाना शुरू करते हैं 3/4 एंगल्स। तो वैसा बनाया जाता था वो। डिटैच्ड अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, डिटैच्ड अपीयरेंस मतलब उसका कुछ एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं रहता था। जो भी पेंटिंग वो लोग बनाते थे बैकग्राउंड से उनका कोई लेना देना नहीं रहता था, और जो लैंडस्केप होती थी वो पूरा ट्रीज से, रॉक से, अदर डिजाइन से भरा हुआ रहता था। नेचुरल कुछ वो लोग दिखाने का ट्राई करते नहीं थे। मिनिएचर आर्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। अब ट्रांजिशन फेज हो गया। अब आ गए कौन, मुगल से आ गए ना। तो अभी उनके टाइम पे दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे रूलर रहे, तो उस टाइम में आएंगे अभी। ये देखिए, मैं भी यूपीएससी एग्जाम दे गया, मेरे को सेक्शन डी मिला था। मैंने पूरा का पूरा GS1 का पेपर पूरा एनालाइज किया है, मैंने वीडियो डाली हुई है, आप लोग देखें और उस हिसाब से फिर आप लोग प्रिपरेशन करना शुरू करें कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा था। पेपर टफ था नो डाउट, यूपीएससी ने पैटर्न ही बदल दिया इस बार का। पिछली बार थोड़ा सा झलक दिखाया था, इस बार पूरा पिक्चर दिखा दिया यूपीएससी। चलिए ठीक है, आप लोगों ने भी नहीं देखी तो देख लीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, मैंने मिनिएचर शुरू की है, मिनिएचर पेंटिंग शुरू की है। अब मैंने बताया कि आपको मिनिएचर होता क्या है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि मिनिएचर के टेक्निक्स क्या है। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 2 स्कूल डेवलप हुए। क्या नाम है, पहाड़, ये वाला स्कूल। अर्ली मिनिएचर में आप लोग के 2 स्कूल हुए, उसमें एक पाला स्कूल था, 2 स्कूल हुए, एक पाला और एक अपभ्रंशा स्कूल। उसके बाद हम लोग आएंगे ट्रांजिशन फेज में आए। इस ट्रांजिशन फेज में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे विजयनगर में एक अलग सा ही डेवलप हो रहा था स्कूल ऑफ आर्ट विजयनगर का। उसके बाद मैं बताऊंगा कि अब ट्रांजिशन फेज में मुगल आ गए तो अब उनका भी दिल्ली पे कंट्रोल होगा। तो दिल्ली सल्तनत में जो आर्ट होती है वहाँ चलेंगे। दिल्ली सल्तनत में अलग आएगा और उसके बाद मुगल में अलग आएगा, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पे बहुत सारे राजाओं का राज रहा था, तो दिल्ली सल्तनत वाला चीज़ अलग है, ठीक है। चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। अभी मैं आ रहा हूँ कहाँ, मिनिएचर आर्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। तो इतना चीज़ आपको क्लियर होगा ट्रांजिशन फेज तक। अगर आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा वो चीज़।
उफ, थक गया मैं बताते बताते आप लोगों को। यार आज सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, पर आज ऑफिस का काम था तो वो भी निपटा के फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ। द पेंटिंग्स, हाँ, मिनिएचर आर्ट ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत। These paintings tried to create a synthesis of the Persian elements borrowed from the artist, origin and indigenous Indian traditional elements. There was a preference for illustrating manuscript, and one of the finest example from this period is the Nimatnama, Book of Kukri. अच्छा, ये जो दिल्ली सल्तनत है ना, इस टाइम पे ये तो पर्शियन इन्फ्लुएंस तो अपने साथ लेके आया ही था, प्लस इंडिया का जो ट्रेडिशनल चल रहा था उस टाइम पे, उन दोनों की कॉन्फ्लुएंस में वो लोग पेंटिंग करते थे। तो उसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है निमातनामा, अ बुक ऑन कुकरी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नासिर शाह वाज रूल्ड ओवर मंडूस मालवा सल्तनत। दिस मैन्युस्क्रिप्ट शोज द सिंथेसिस ऑफ द इंडिजिनियस एंड पर्शियन स्टाइल। ठीक है, तो निमातनामा, ये एक चीज़ पूछी है यूपीएससी में, निमातनामा, और बाकी चीज़ें भी आएंगी आगे, तो अभी आप लोग लिख ले कहीं पे निमातनामा। ये बुक है, ये किसके, कुकरी बुक है। अब बुक ऑन कुकरी, कुकरी बुक है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग चलते जाएंगे। देखिए, अब इस बुक के अंदर आप लोगों को इंडियन ट्रेडिशन का और पर्शियन इन्फ्लुएंस दोनों दिखाई देगा। अनदर स्टाइल कॉल्ड लोधी कुलादार was also prevalent during this period and was followed in many of the Sultanate dominated region between Delhi and Jaipur. देखिए, सल्तनत, सुल्तान और शहंशाह दो अलग चीज है वहां पे। Later three major style emerged that dominated the medieval landscape. तो अब जब दिल्ली सल्तनत आया उसके बाद, ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि पर्शियन और इंडियन ट्रेडिशन का दोनों का कॉन्फ्लुएंस हुआ था, पर बाद में लोधी कुलादार करके भी एक स्टाइल आया। उसके बाद मिडिवल पीरियड में ये सारी चीज़ें डोमिनेट करने लगी पेंटिंग्स की, जिसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस होगा। तो अभी मुगल, राजपूत और डेक्कन, ये पूरा लैंडस्केप मिडिवल का इन्हीं पे चलेगा। मुगल एरा अभी द आर्टिस्ट बोरोड एलिमेंट फ्रॉम सल्तनत आर्ट बट ऑल्सो डेवलप देयर इंडिविजुअल स्टाइल। ये ठीक है, मुगल एरा मिनिएचर पेंटिंग। अभी दिल्ली सल्तनत पे तो हम लोग है ही, दिल्ली सल्तनत पे है। अब मुगल एरा में पेंटिंग कैसे होती थी। दिल्ली की जगह अलग है, दिल्ली पे बहुत सारे रूलर्स का राज रहा है, पर अगर समझो आपकी यहाँ पे कोई राजा आया, उसने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, तो उस राजा का कब्जा हो जाएगा, पर यहाँ पे तो मुगल जी रूल कर रहे हैं ना। ठीक है, देखिए, मुगल एरा मिनिएचर पेंटिंग। द पेंटिंग्स मेड इन द मुगल पीरियड हैड अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल एज दे वर इंस्पायर्ड बाय अर्लियर पर्शियन ड्राइंग, स्पेशली ऑफ द सफवाइद स्कूल. The focus shifted from depicting the gods to the glorifying the rulers and portraying his life. The artist focused on hunting scenes, historical events, and other court-related themes. The Mughal painting mostly offered a secular outlook, and they brought together Persian naturalistic style and the opulence of great dynasty. During this period, the technique of foreshortening was added to the Indian painters' repertoire. Under this technique, objects were drawn in a way that they look closer and smaller than they really are. The style of paintings under the successive ruler detailed in the following sections. ये मुगल का पेंटिंग का है। मुगल ने क्या किया कि पहले भगवान का जो भी गॉड रहते थे उनकी पेंटिंग करते थे। उसके बाद रूलर की पेंटिंग, जो राजा है उसकी पेंटिंग, उसके कोर्ट में, उसके दरबार में क्या हो रहा है, वो उसके विक्ट्री की, लड़ाइयों की, ऐसी पेंटिंग की जाती थी। बाद में जो भी ये लोग बनाते थे पेंटिंग, उसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस रहते ही रहता, पर ग्रेट डायनेस्टीज जब बनने लगी तो उनका इन्फ्लुएंस भी रहने लगा, और ये लोग फोरसाइटेड टेक्निक्स यूज करने लगे, फोर्थ शॉर्टनिंग टेक्निक्स यूज करने लगे। फोर्थ शॉर्टनिंग मतलब एक चीज़ दूर है पर वो नज़दीक दिखाई देगी, ऐसी टेक्निक्स। और ये वहाँ के जो पेंटर्स है भी, इंडियन और मुगल पेंटर्स, उन लोगों ने अपने इसमें रख लिया था कि हाँ भाई ये टेक्निक अपने को यूज़ करनी है। अब ये धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन से राजा और रूलर्स के टाइम पे, ये यहाँ पे अभी नेक्स्ट दिया हुआ है। तो अर्ली मुगल पेंटिंग्स। Babur established Mughal dynasty after fighting a series of wars.
He did not have much time to commission paintings, but he is said to have patronized the Persian artist Behzad, who made some illustrations of the Mughal family tree. Humayun, who was a great patron of art, came to the throne at young age. He was interested in painting and building beautiful monuments, but his atelier was disrupted when he lost the throne to Sher Shah Suri and was exiled to Persia. While he was Shah Thamas court in Persia, he acquired the service of two main painters called Abdul Samad and Mir Sayyid Ali, who came back with him after he won his throne back and established the Mughal dynasty in India. These artists were responsible for bringing Persian influence in Mughal paintings and created many beautifully illustrated albums. During Akbar's reign, they created an illustrated manuscript called Tutinama, Tale of Parrot. सबसे पहले एक काम करते हैं, ये लिख लेते हैं तूतीनामा, ठीक है, टेल ऑफ पैरट, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे अर्ली मुगल पेंटिंग्स कैसे हुए, पहले मतलब अर्ली मतलब क्या कि जैसे ही मुगल्स आए और उनका राज इंडिया में शुरू हुआ, उनका पूरा एम्पायर एक इंडिया में शुरू हुआ, तो उस टाइम पे पेंटिंग्स कैसी थी। तो हाँ, एक और बात, ये जो मुगल्स का पूरा एरा है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बना के रखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया मुगल एम्पायर फुल एक्सप्लेन्ड, वो मैंने करके रखा है। आप लोग वीडियो देखते तो हो नहीं, पर मैंने फिर भी बना के रखा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कि मुगल्स में कौन आया, बाबर, अकबर, हुमायूं, जो भी है, जहांगीर, शाहजहां, शाह आलम टू, फारूक सियार, वहाँ तक मैंने पूरा मुगल एम्पायर बनाया। फारूक सियार के बाद फिर ब्रिटिशर्स आने लगते हैं और फिर दे स्टार्टेड यूजिंग मुगल एम्पायर एज अ पपेट्स, उसके बाद पूरा मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो जाता है। तो मैंने वहाँ तक वो पूरा कवर किया है, आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ मिलेगी आपको वीडियो, ठीक है। तो जैसे बाबर ने मुगल डायनेस्टी शुरू की, पर उसका ज़्यादा एम्पायर था, मतलब ज़्यादा टाइम तक वो टिका नहीं। इसके लिए जैसे हुमायूं आया तो उसने क्या किया, उसका भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिका, क्योंकि फिर शेर शाह सूरी के साथ उसका बैटल होने लगा और शेर शाह सूरी काफ़ी टाइम तक थे। उसके बाद फिर हुमायूं आया और हुमायूं अपने साथ साथ दो पेंटर्स लेके आया था, अब्दुल समाद और मीर सैयद। ये लोगों के वजह से ही इंडिया में जो मुगल और पर्शियन इन्फ्लुएंस आया, मुगल पेंटिंग में जो पर्शियन इन्फ्लुएंस आया, वो इन दोनों की वजह से ही आया। अकबर के टाइम पे इन दोनों ने एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाई थी जिसका नाम था तूतीनामा, टेल ऑफ पैरट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है तूतीनामा, क्योंकि ज़्यादातर जैसे ऑटोबायोग्राफीज होती है ना, वो नामा टाइप होता है, तो लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये चीज़ यूपीएससी ने पूछा एक बार कि जैसे निमातनामा इज़ अ बुक ऑन व्हाट, तो बुक ऑन कुकरीज, तूतीनामा बुक ऑन व्हाट और टेल ऑफ पैरट, तो ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। अच्छा, अकबर के टाइम पे क्या हुआ, जैसे अकबर आए तो उस टाइम पे पेंटिंग्स कैसी थी। अकबर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन एंटायर डिपार्टमेंट डिवोटेड टू द इलस्ट्रेशन एंड स्क्रिपिंग ऑफ हिज documents. He established a formal artist studio called Tasveer Khana, where the artists were hired on salary and were able to develop their individual styles. Akbar looked upon painting as a means of study and amusement. अकबर के नज़र में पेंटिंग क्या था, या तो स्टडी करता था या अम्यूजमेंट या दिल बहलाने की चीज़ें थी। उसने अपने, जब वो शासन में आया तो उसने तस्वीर खाना करके एक ये बनाया, डिपार्टमेंट बनाया, जहाँ पे वो आर्टिस्ट को सैलरी देके हायर करता था और उनसे फोटोज बनवाता था। अकबर ऑल्सो रिकॉग्नाइज द स्किल ऑफ टैलेंटेड इंडियन आर्टिस्ट हु हैड वर्कड फॉर प्रीवियस रूलर्स एंड इन्वाइटेड देम टू वर्क इन हिज तस्वीर खाना। Hence, Indian influence started to appear in Mughal paintings. The defining feature of the painting in Akbar period are the use of three-dimensional figures and the continued use of foreshortening. Defining figure मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर्स वो लोग बनाने लगे, एक्स, वाई और जी, थ्री डायमेंशनल फिगर्स वो लोग बनाने लगे। और फोरसाइटेड टेक्निक्स तो ऑलरेडी थी वहाँ पे अकबर के टाइम पे। तो अकबर क्या किया कि अकबर का जो तस्वीर खाना था, वहाँ पे इंडियन जो पेंटर्स थे उनको भी बुलाने लगा, क्योंकि वो लोग प्रीवियस राजा के लिए काम करते थे और बहुत अच्छा काम कर लेते। तो अब जब मुगल पेंटिंग्स में इंडियन इन्फ्लुएंस आएगा तो ये इन जो इंडियन पेंटर्स हैं इनके वजह से आएगा।
और ख़ास बात ये थी अकबर की पेंटिंग में कि 3 डायमेंशनल फिगर सब बनाने लगे वो लोग। Furthermore, the artist encouraged the use of calligraphy. Calligraphy मतलब वो नक्काशी करते हैं ना, नक्काशी मतलब कैसे बोलते हैं वो, एकदम सुधार के हैंड राइटिंग लिखते हैं ना, एकदम बना बना के, वैसे उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। One of the distinguished feature of this period was the transformation of popular art to the court art. That is, the artist was more focused on depicting the scene of the court life than the life of the masses. Famous painters of the period include Abd Samad, Mir Sayyid Ali. ये दोनों ने ही बनाया था क्या, नहीं बात तूतीनामा, रीजन तूतीनामास, अच्छा तो दसवंत, बासवान एंड केशुदास. प्रोमिनेंट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ड्यूरिंग अकबर रीजन वाज तूतीनामा, आप लोगों को पता है, रज़्मनामा, बाबरनामा, हमजनामा, तारीख अल्फी, अनवर ए सुहाली एंड गुलिस्तान ऑफ सदी. ये इसके टाइम पे मैन्युस्क्रिप्ट्स थे. तो ये बात हो गई आपकी अकबर के टाइम पे. अकबर के टाइम में 3 डायमेंशनल फिगर्स बनने लगे, कैलीग्राफी के यूज़ करने लगे ये लोग, और 4 साइटेड टेक्निक्स तो इन लोगों के पास थी ही थी. उसके बाद जो अकबर के टाइम पे क्या शिफ्ट हुआ, पॉपुलर आर्ट मतलब मासेस की आर्ट. मास मतलब जो सोसाइटी में हो रहा है वो आर्ट डिपिक्ट करते थे पहले, लेकिन उसके बाद जैसे ही अकबर आए तो उन लोगों ने वो आर्ट से लेके कोर्ट आर्ट पे आ गए. कोर्ट आर्ट मतलब जो उनके महल में क्या हो रहा है, दरबार कैसे लग रहे हैं, राजा की बखान करने लगे, वैसा टाइप्स. अब देखिए जहांगीर. The Mughal paintings reached their zenith in the period of Jahangir. Jahangir was a naturalist by nature and preferred painting of flora and fauna. यानी जानवर और फूल पौधों के वो पेंटिंग्स की ज़्यादा प्रेफर करता था. नेचुरलिस्ट था मतलब नेचर से बहुत प्यार करता था वो, ऐसा. देखिए जहांगीर आया तो वो नेचुरलिस्ट था, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और वो फ्लोरा एंड फोना का पेंटिंग ज़्यादा प्रेफर करता था, यानी जानवरों और एनिमल की. There was a shift from illustrated manuscript to the albums and emphasis was given to bring naturalism to portraits, individual paintings. One of the unique trends that developed in the period was the use of decorated margins around the painting that were sometimes as elaborated as painting themselves. तो जहांगीर के टाइम पे क्या है, जो बॉर्डर्स ये इनकी पेंटिंग अच्छे से करने लगे, इसके ऊपर बहुत डेकोरेशन करने लगे. समटाइम्स तो कभी तो ये डेकोरेशन को ही पेंटिंग बना देते थे, ऐसा रहता था उस टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे. और इन्होंने क्या लाया, एक डेकोरेटेड मार्जिन का लाया. तो अकबर ने क्या लाया, 3D. उसके बाद जहांगीर क्या लाया, डेकोरेटेड मार्जिन. जहांगीर खुद ही एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, और वो अपना प्राइवेट एक वर्कशॉप रखते थे जहाँ पे वो बनाते थे. तो वही लिखा गया कि जहांगीर वॉज हिमसेल्फ कंसिडर्ड टू बी अ गुड आर्टिस्ट एंड ही हैड हिज ओन प्राइवेट वर्कशॉप. नो मेजर वर्क बाय हिम has survived. His atelier mostly create miniature paintings, and the most famous among them was the naturalist painting of zebra, the turkey and the cock. One of the most famous artists from his period was Ustad Mansur, who was given the title Nadir ul Asar by Jahangir. He was an expert in drawing the features for the most complex faces. An animal fable called Ayari Danish, Touchstone of Knowledge, was illustrated during his reign. अभी ये अयारी दानिश, ठीक है, अयारी दानिश, इसको क्या बोला, टच स्टोन ऑफ नॉलेज. ये आप लोग लिख लो. ये थी जहांगीर के टाइम पे. उसके बाद शाहजहां के टाइम पे, और उसके बाद राजस्थानी स्कूल आएगा अपना, ठीक है. अभी देखिए एक पेंटर है अबू अल हसन
एलिगोरिकल पोर्ट्रेट्स ऑफ जहांगीर, ठीक है। अबू अल हसन 1569 से 1627 तक थे। ही वॉज अ चीफ पोर्ट्रेट पेंटर इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल नादिर अल जमान, वंडर ऑफ द एज, बाय जहांगीर फॉर हिज एक्सीलेंस। ये पूछ लेता है कभी कभी। ही एक्सपेरिमेंटेड विद allegorical painting, a symbolic fictional narrative which had a subtle agenda. They reinforced the supremacy, legitimacy and divine right to rule of his emperor Jahangir. Portraits painted by him showed Jahangir in position of dominance, towering over a globe which represented the world. Some of Abu al Hasan's famous paintings on Jahangir include Jahangir with portrait of Akbar in his hand, Jahangir standing on a globe shooting poverty, squirrels in a palm tree, Jahangir embracing Persian Safavid Emperor Shah Abbas, Jahangir's dream. तो ये पूछ लेता है, ये सारी चीज़ें की पेंटिंग उन्होंने जहांगीर के टाइम पे बनाई थी। अभी शाहजहां के टाइम पे द टीनर ऑफ द मुगल पेंटिंग चेंज रैपिडली इन द पीरियड ऑफ शाहजहां, अनलाइक हिज फादर एंड ग्रैंडफादर हु लाइक नेचुरलिस्टिक डिपिक्शन, शाहजहां लाइक क्रिएटिंग आर्टिफिशियल एलिमेंट्स इन द पेंटिंग. It is said that he tried to reduce the liveliness of the painting and bringing in unnatural stillness as he was inspired by the European style. He eschewed the use of charcoal for drawing and encouraged artists to draw and sketch using a pencil. He also ordered artists to increase the use of gold and silver in the painting. He also liked brighter colors palettes as compared to his predecessors. तो शाहजहां के टाइम पे क्या हुआ कि ये जैसे इसके दादा और पिताजी और दादा परदादा लोगों को क्या नेचुरलिस्टिक पेंटिंग यानी नेचर की पेंटिंग से ज़्यादा लगाव था, इनको वो नहीं था। ये क्या करते हैं, इनको आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बहुत पसंद थे, तो ये नेचर के पीछे नहीं भागते थे, आर्टिफिशियल बना देते, आर्टिफिशियल चीज़ों को ले लेते थे। और फोटो की जो पेंटिंग है उसकी लाइवलीनेस को डिक्रीज करने का इन्होंने काम किया। ये यूरोपियन स्टाइल से ज़्यादा प्रभावित थे, तो ये क्या करते थे, इन्होंने बोला अपने पेंटर्स के भाई तुम लोग चारकोल बिल्कुल मत यूज़ करो, कोयला विला मत यूज़ करो, पेंट करने के लिए क्या करो, पेंसिल यूज़ करो और गोल्ड का और सिल्वर का ज़्यादा यूज़ करो, ठीक है। तो ये शाहजहां के टाइम पे। अब औरंगजेब के टाइम पे क्या होता है, औरंगजेब डिड नॉट एनकरेज पेंटिंग एंड एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ मुगल कोर्ट पेंटर्स स्टार्टेड माइग्रेटिंग टू द प्रोविंशियल कोर्ट इन राजस्थान। Hence, during the region of Aurangzeb, there was a sharp decline in the activity of painting. औरंगजेब को पेंटिंग में कोई लेना देना नहीं था, तो जो भी पेंटर्स थे वो लोग मूव करके कहाँ पे, राजस्थान चले गए वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि राजस्थान में जब पेंटर्स जा रहे हैं तो यहाँ पे रीजनल स्कूल्स में ये लोग जाएंगे और वहाँ पे पेंटिंग फ्लरिश होगी। जैसे देखिए राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग, अब रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग आ रही है। चलिए, तो रीजनल स्कूल मैं पढ़ा रहा हूँ। रीजनल स्कूल चलेंगे, उसके बाद पहाड़ी स्कूल, उसके बाद देखते हैं कि ये चैप्टर इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट तक ही चलना है कि आगे भी चलना है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन और उसके बाद फोक पेंटिंग। ये तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग में द आर्ट वर्क फ्रॉम द रीजनल स्कूल्स आर ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड एज सेंट्रल इंडियन पेंटिंग्स। इवन दो द मिडिवल पीरियड वॉज डोमिनेटेड बाय मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, द सब इम्पीरियल स्कूल developed an identity for themselves by developing their own style. The artists remembered their Indian roots and showed a penchant for colorful paintings as opposed to the more naturalistic Mughal style. They took inspiration from various religious texts such as Puranas, Indian epic, love poems in Sanskrit and other Indian folks. The different schools and styles that developed in the period were द फॉलोइंग। रीजनल स्कूल पेंटिंग में राजस्थानी स्कूल और पहाड़ी स्कूल आपको मिलेंगे। राजस्थानी स्कूल हुआ क्या कि मुगल का टाइम पे तो जो पेंटिंग्स थी पर जहाँ पे रीजनल स्टाइल है वो लोगों ने अपना रूट नहीं छोड़ा, और वो लोग बोलते थे कि भाई देखो तो मुगल स्टाइल पेंटिंग्स तो है ही, लेकिन हम लोगों ने अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी बनानी है, इसलिए रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी अपनी है। और रीजनल स्टाइल पेंटिंग में जहाँ मुगल लोग नेचर और नेचुरलिस्टिक पेंटिंग की बात करते थे, ये लोगों ने क्या किया, इंस्पिरेशन अपने जो पुरानी संस्कृत ग्रंथ है, पुरानाज है, इंडियन एपिक्स है, लव पोएम जो संस्कृत में है, उसको बेस बना के उसमें पेंटिंग करना शुरू कर दिया। और इसी स्टाइल में दो स्कूल डेवलप हुए। कौन सी? एक राजस्थानी स्कूल हुई और एक पहाड़ी स्कूल हुई। राजस्थानी स्कूल आप लोगों को पता है मेवाड़ ज़्यादातर मुगल्स के कंट्रोल में नहीं आया, बाद में तो आ ही गया वो मुगल्स के कंट्रोल में, लेकिन वहाँ पे अपनी स्कूल एक डेवलप हुई।
The Rajasthani school of painting is more or less synonymous with the Rajput school of painting, as the Rajputs were the dominant ruling class in this period and patronized most of the artists. Sources in the development of Rajput paintings are many and some are mentioned below. तो राजपूत बहुत ज़्यादा, राजस्थानी जो स्कूल था ना उसमें भी राजपूत इन्फ्लुएंस था, क्योंकि राजपूत रूलर्स वहाँ बहुत ज़्यादा थे, यही ये बोल रहा है। और ये जो आर्टिस्ट थे वो लोग राजपूत स्कूल्स को ही ज़्यादा प्रमोट करते थे। तो जो डेवलपमेंट हुई कहाँ से हुई, सोर्सेस कहाँ से है राजपूत स्कूल के, ये थोड़े सा पॉइंट्स दिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं हम लोग। राजपूत कोर्ट्स बिगेन टू patronize painting in emulation of the practice of Mughal court. However, moreover, it was the arrival in Bikaner, Jodhpur and Kishangarh of artists from the Mughal एटलायर that participated in the development of local Rajput school. मैंने आपको बोला ना, मुगल्स जब औरंगजेब आया तो उसने पेंटिंग को कोई तवज्जो दी नहीं कि भाई जा तुम भाग इधर से, भाग चल निकलो यहाँ से। वो लोग निकले तो ये लोग जब वो आर्टिस्ट लोग जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़ आए तो उन आर्टिस्ट ने यही राजपूत स्कूल बनाने में मदद की। Others says that the influx of the artist and artwork from the Deccan Sultanate played a decisive role. कुछ लोग कहते हैं कि जो डेक्कन से जो आर्टिस्ट आ रहे हैं, इन्फ्लक्स आ रहा है, उनसे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उसने बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट रोल प्ले किया राजस्थानी स्कूल बनाने में। Yet others says that local and indigenous artist traditions predated the arrival of Mughal influence in these center. क्या? Yet others says that local and indigenous artist traditions predated the arrival of Mughal influence in these center. तो ये बोलते हैं कि जो लोकल थे और जो मुगल्स आए उन लोगों को मिला जुला के ये बना था। एंड येट अदर पॉइंट टू दी गंगा जमनी कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर इन सल्तनत कोर्ट्स। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं गंगा जमाई कॉन्फ्लुएंस हुआ और इस सल्तनत कोर्ट से तो ये स्कूल डेवलप हो गए। सल्तनत कोर्ट से जो भी आर्टिस्ट आए और इंडिया के जो भी आर्टिस्ट है दोनों के कॉन्फ्लुएंस है तो ये स्कूल पर डेवलप हो गई। देयर आर सेवरल सब जॉनर ऑफ राजस्थान पेंटिंग विच करस्पॉन्ड टू द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ ओरिजिन। अब इसमें जब राजस्थानी पेंटिंग आप आओगे तो उसमें भी सब क्लास आएंगे। ये राजस्थानी पेंटिंग्स में भी स्कूल्स डेवलप हुए। राजस्थान स्कूल ऑफ पेंटिंग तो ऑलरेडी एक है, एक बड़ा सा जैसे पिता होता है घर का, वो है राजस्थानी स्कूल। अब इसके अंदर जो इनके बच्चे हैं वो स्कूल जैसे मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। द किंगडम ऑफ मेवाड़ रेजिस्टेड मुगल्स सुजरेनिटी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, इवेंचुअली एग्रीइंग टू मुगल पावर इन द रीजन ऑफ शाहजहां। ठीक है, मुगल सुजरेनिटी को सबसे ज़्यादा तक किसी ने ये किया था, रजिस्ट किया था, तो वो थे मेवाड़ के राजा। पर शाहजहां के टाइम पे वो भी मुगल के इन्फ्लुएंस में आ गया। इफ़ वन लुक एट द merely मेवाड़ पेंटिंग, it is clear that it was dominated by the extraordinary painter of the 17th century, शाहिबुद्दीन। मेवाड़ पेंटिंग की अगर आप बात करो तो 17th सेंचुरी के एक फेमस पेंटर है शाहिबुद्दीन, इन्होंने पूरा टाइम डोमिनेट किया था पेंटिंग में। This period of Mewar painting focuses on Shahibuddin's depiction of literary text, the Ragmala, the Ramayana and the Bhagavata Purana. After Shahibuddin's death, the style of Mewar painting changed. तो शाहिबुद्दीन जब थे तो उन्होंने पेंटिंग जो पेंटिंग बनाते थे, जो रागमाला और रामायणा में लिखी है, भगवत पुराना में लिखी है, उन सब चीज़ों की पेंटिंग बनाते थे। जो टेक्स्ट जो लिखा था, जैसे आपने एक टेक्स्ट लिखा होगा कि हाँ श्री रामचंद्र जी गए वहाँ वन में थे, यहाँ सोए वहाँ सोए, ये टेक्स्ट में लिखा था पर उन्होंने पेंटिंग्स में पूरा बनाया। एक फॉर एन एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही उनकी डेथ हुई शाहिबुद्दीन की, तो पूरा का पूरा जो पेंटिंग का स्टाइल था वो चेंज हो गया। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग डिपिक्टेड life of the court in Mewar. The unique point of this period is the extraordinary tamasha painting that showed court ceremonial and city scenes in unprecedented details. तमाशा पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई जब शाहिबुद्दीन मर गए। तो कोर्ट में जो भी सेरेमनीज हो रही है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, राजा बनाया जाता है उसको,
ताजपोशी, उस टाइप की सेरेमनीज और जो मार्केट लगता था ना पूरे राज्य में, तो उसकी पेंटिंग्स वो लोग बनाने लगे। अंबर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये भी राजस्थानी स्कूल के अंदर आता है। देखिए देखिए मेवाड़ स्कूल की एक झलक, जहाँ पे राजा बैठे हैं और वहाँ पे उनके कोटियर्स बैठे हैं और वो सब जो भी सेरेमनीज हो रही है वहाँ पे वो डिपिक्ट किया गया है। अंबर जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग में क्या था? द अंबर रूलर्स वेर अनदर डायनेस्टी दैट वाज क्लोजली एसोसिएटेड विद मुगल्स। मच ऑफ द कलेक्शन फ्रॉम दिस स्कूल has remained in private hands and is unpublished. The Amber school is also called Dhundar school, and their earliest piece of evidence of this school came from the wall paintings at Bharat in Rajasthan. जो अंबर जयपुर स्कूल है उसको भैरत स्कूल भी बोलते हैं, ठीक है, और ये मुगल्स के साथ बहुत क्लोज रिलेशन में थे, तो इनकी जो पेंटिंग्स आएगी उसमें मुगल्स का कॉन्फ्लुएंस दिखेगा, इन्फ्लुएंस दिखेगा। इनकी जो भी पेंटिंग्स थी ना अंबर जयपुर की, वो पेंटिंग्स में इन लोगों के पास पब्लिश्ड मटेरियल कुछ ज़्यादा नहीं था, कुछ भी नहीं था पब्लिश्ड मटेरियल। तो क्या हुआ कि भैरत एक प्लेस है भैरत, वहाँ पे जो वॉल थी वहाँ पे ये पेंटिंग मिली थी, तो उससे ये लोग अनुमान लगाते थे। सम पेंटिंग्स कैन ऑल्सो बी सीन ऑन द प्लेस वॉल एंड मोसेलियम एट अंबर पैलेस। कुछ पेंटिंग अंबर पैलेस पे भी दिखती है जो बनाई हुई है अंबर जयपुर धुंधार स्कूल की। देखो जो आदमी है वहाँ पे उस पेंटिंग में कुछ मुगल्स के अटायर में थे, जैसे वो टोपी वोपी पहनना और उनकी जो भी है, पर कुछ जो थे वो ट्रेडिशनल इंडियन स्टाइल में साफा वाफा और वो सर पे पगड़ी पहन के वो लोग रहते थे। तो देखिए, इवन दो सम ऑफ द मेन फोक्स आर शोन वेयरिंग मुगल स्टाइल क्लोथिंग एंड हेड केयर, द ओवरऑल फिनिश ऑफ द पेंटिंग इज फोक स्टाइल। दिस स्कूल रीच्ड इट्स पिनेकल इन द पीरियड ऑफ सवाई प्रताप सिंह, नोन फॉर कंस्ट्रक्टिंग हवा महल ऑफ जयपुर। सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल बनाई थी जयपुर की, और इस टाइम पे अंबर जयपुर स्कूल अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा, मतलब पिनेकल पे पहुंचा, शिखर पे पहुंचा। He was a deeply religious man and a passionate patron of the art. These two aspects combined to ensure that his Surat Khana or the Department of Painting made miniature to illustrate the Bhagavata Purana, the Ramayana, Rangamala paintings and several portraits. तो प्रताप सिंह के टाइम पे वो खुद एक बहुत ही रिलीजियस आदमी थे और उन्होंने सूरत खाना बनाया था डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग, जहाँ पे उन्होंने जो भगवत पुराना से वहाँ के रिलेटेड जो टेक्स्ट है उसके रिलेटेड पेंटिंग्स बना के रखी थी। अब मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग पे आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि मुझे किशनगढ़ और बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग भी पढ़ानी है आज ये ख़त्म करना है मुझे, ठीक है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कूल ऑफ पेंटिंग एज इट इंक्लूड जोधपुर एंड बीकानेर, बोथ रूल्ड बाय द राठौड़ एंड जैसलमेर, which was ruled by Bhatis. Like Bikaner, Jodhpur too was a desert kingdom that prospered through its close link with Mughals. In the painting produced in the 15th and 16th century, the men wore colorful clothing and so did the women. In this period, the artist followed the Mughal pattern, but after the 18th century, the Rajput element became predominant. For example, there was an influx of painting that contained a linear rhythm coupled with bright colors. The Jodhpur atelier has many brilliant paintings, but the focus has always been on the extraordinary paintings in the time of Man Singh and after. He commissioned an extensive series of paintings including the Shiva Purana, Natacharitra, Durga Charitra, Panchatantra, etc. The Kishangarh school and Bundi school are the prominent school that came under the Marwa school. ये मारवा स्कूल है, कंफ्यूज नहीं होना, वो ये वाला है मारवा, ये भी मारवा ही है और ये भी मारवा है, दो मारवा दिए है, ठीक है। अभी इस मारवा स्कूल में दो स्कूल बनेंगे, उसमें क्या है, किशनगढ़ स्कूल और बूंदी स्कूल। मैंने आपको ये मारवा बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, जिसमें ठीक है क्या कौन कौन सी पेंटिंग और वहाँ पे उस टाइम पे साहिबदीन करके पेंटर्स थे उसके बारे में देता है। पर जब डिटेलिंग में आप आओगे तो मान सिंह के टाइम पे जब मारवा स्कूल बना
मारवा स्कूल था, तो मानसिंह के टाइम पे फ्लरिश हुआ और उस टाइम पे 2 स्कूल बने जिसका नाम है किशनगढ़ स्कूल और बूंदी स्कूल। देखिए किशनगढ़ स्कूल में बानी तानी की पेंटिंग है, यहीं पे बनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बानी तानी बहुत बार पूछा है। पेंटिंग एट किशनगढ़ आर एसोसिएटेड विद मोस्ट रोमांटिक लेजेंड्स, फॉर एग्जाम्पल द टेल ऑफ सावंत सिंह एंड हिज बिलव्ड बानी तानी, है ना, सावंत सिंह एंड बिलव्ड बानी तानी एंड द इंटरविंग्स ऑफ lives and myths, romance and bhakti. After surviving earlier development in Kishangarh, the focus is on the interplay between Savant Singh, the prince and lover, Nagaridas, the poet, and Nihal Chand, the painter, who created some of the most legendary paintings under this school. It is sometimes argued that women in the painting Bani Tani are said to resemble the character Radha. She has a distinct profile and has lotus-like elongated eyes, thin lips and a pointed chin. Her odhni or headgear defines her side profile. This became the unique painting associated with the Kishangarh school. The artist also made many paintings of the devotional and amorous relation between Radha and Krishna. बानी तानी की पेंटिंग जो थी वो सब बोलते हैं वो लोग कि राधा जो है उनकी तरह थी, सर पे ओढ़नी, इलोंगेटेड आइज, लोटस लाइक इलोंगेटेड आइज, ऐसा था उनका। और इस स्कूल में जब आगे चलते हैं तो उसमें राधा कृष्ण के बारे में भी और उनके रिलेशन पे भी पेंटिंग्स बनाई गई है। तो किशनगढ़ स्कूल इज अ पार्ट ऑफ मारवा स्कूल सॉरी। ठीक है, अभी आया बूंदी स्कूल। बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग, इसमें कुछ इतना खास है नहीं, 12 मासा एक मिलेगा आपको बूंदी स्कूल में, बूंदी 12 मासा। द ट्विन किंगडम ऑफ बूंदी एंड कोटा आर कलेक्टिवली नोन एज हदोती। द सिस्टर स्टेट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग द ओल्डर बूंदी किंगडम बिटवीन 2 brothers हैज क्लोजली इंटरवेन्ड histories and artistic traditions. Bundi and Kota's kings were devotee of Krishna, and in 18th century they declared themselves to be mere regents, ruling on behalf of the god who was the true king. Similar pattern of worships are seen in several other centers, including Udaipur and Jaipur. Their Krishna bhakti plays a role in painting. In Bundi school, paintings of local vegetations were detailed. The paintings are characterized by lush green vegetation, dramatic night skies, and depiction of water-like light swirls. Human face were round with a pointed nose. The sky was painted in different colors, and mostly a red gibbon is visible in the sky. Mostly court scenes, hunting scenes, and scenes related to Lord Krishna were painted. Baramasa is a popular theme of Bundi painting. It is an atmospheric depiction of 12 months by Kesav Das. देखो बूंदी स्कूल क्या है, एक तो बूंदी स्कूल और कोटा दोनों कलेक्टिवली आप अगर मिलाएं तो हड़ौती होता है, और उसके बाद ये जो किंगडम थी वो दोनों भाइयों में बढ़ गई थी, इसलिए इसको अलग अलग नाम लिया है। लेकिन ये लोग थे कृष्णा के फॉलोअर्स, लॉर्ड कृष्णा के फॉलोअर्स, और इन लोगों ने बोल दिया कि भाई देखो हम लोग तो लॉर्ड कृष्णा के कहे अनुसार इस पे रूल कर रहे हैं, असली रूलर कौन है, लॉर्ड कृष्णा। ये लोग जब पेंटिंग्स बनाते थे तो लोकल वेजिटेशन का बनाते थे, डिटेल्स वहीं से रखते थे। अगर ह्यूमन बनाएंगे तो राउंडेड फेस होता था उनका, पॉइंटेड नोज होती थी। स्काई बनाते थे रेड रिबन कलर्स की। और इसमें जो पेंटिंग है 12 मासा, ये बहुत पॉपुलर है। 12 मासा पेंटिंग 12 महीने बताती है, मंथ के, साल के 12 महीने बताती है 12 मासा पेंटिंग। तो ये एक बार पूछा है यूपीएससी के 12 मासा पेंटिंग कौन से स्कूल की है, 12 मासा और ये बानी तानी पूछा है। तो ये हो गई किशनगढ़ स्कूल, बूंदी स्कूल, दोनों पार्ट ऑफ मेवाड़ स्कूल। ये छोड़ दो राजपूत स्टाइल और मुगल स्टाइल क्या है, अभी तो आप लोग ने पढ़ ही लिया कि राजपूत स्टाइल क्या होता है और मुगल स्टाइल क्या होता है। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में आए क्या हम लोग, पढ़ना है पहाड़ी स्कूल, तो फिर ये सीधा खत्म है मिनिएचर पेंटिंग है साउथ इंडिया, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। चलना है
करना है बोलो। पहाड़ी स्कूल। चलो कर लेते हैं पहाड़ी स्कूल। Pahari painting is an umbrella term for the form of painting that originated in sub-Himalayan state, which were also under Mughal influence. Many schools flourished in smaller Rajput kingdom also came under the blanket of Pahari painting. This consisted of ateliers in court of around 22 princely states, stretched from Jammu to Almora. Two major schools of the Pahari school can therefore be recognized as बसौली एंड कांगड़ा। बसौली और कांगड़ा दो पहाड़ी स्कूल है। छोटे छोटे जो किंगडम थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, वो भी पहाड़ी स्कूल में ही आ जाते थे, क्योंकि वहाँ पे मुगल्स का रूल हो गया था। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहाड़ी स्कूल ना मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, पहाड़ी स्कूल, और उसके बाद सीधा हम लोग पहुँचेंगे इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट, और पूरा का पूरा मैं ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, छोटा सा है, तो पार्ट 3 में सब खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग तब तक पढ़ो, और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करो सबके साथ, ताकि उन लोग तक भी ये वीडियो पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और मैं इसी तरह आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊँगा। और अगर आप लोगों को फ्री में पढ़ना है और सीखना है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आप लोगों को अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।